सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जब कोई व्यक्ति भले ही वो सेना का जवान ही क्यों ना हो, सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बात करता है, तो यही गोदी मीडिया सेना के शौर्य और पराक्रम का बहाना बनाते हुए उस व्यक्ति की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। लगातार ऐसा देखा गया है कि इलेक्शन के समय में भी, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला रहा हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला, मोदी सरकार भी लगातार सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का श्रेय खुद लेती रही है। तो ऐसे समय में जब चीन और भारत के बीच में हुए विवाद में 20 से ज़्यादा सैनिकों के शहीद होने और तमाम सैनिकों के लापता होने की खबरें आ रही हैं, तो क्यों नहीं उस समय सरकार पर और सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाए जाएंगे। अब चूंकि जब सरकार पर सवाल उठने लगे तो गोदी मीडिया बेशर्मी की हद को पार करते हुए सीधे सीधे सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है। ऐसे पत्रकारों को आप बेशर्म नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज तक की एंकर श्वेता सिंह का अभी आप जो भाषण सुन रहे थे, अब उन्होंने इसी में आगे वृद्धि करते हुए किस तरीके से भारत के जाबाज सैनिकों पर सवाल उठाए हैं, उनका पूरा बयान सुन लीजिए। उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और भारत और चीन के बीच में हुए विवाद पर लोग इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे विश्व भ्रमण पर लोग सवाल उठाते थे कि आप इतनी ज्यादा विदेश यात्राएं क्यों करते हैं, तो तमाम सारे बीजेपी के प्रवक्ता ये बताने की कोशिश करते थे कि इससे हमारी विदेश नीति मजबूत हो रही है। तो लोगों का सवाल यह था कि आपकी विदेश नीति में चीन ने 65 साल बाद ऐसा मौका आया है जब भारत और चीन की सीमा पर सैनिक शहीद हुए हों, और वो भी एक दो नहीं 20 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए हैं। अभी ये भी खबर आ रही है कि कई सैनिक लापता हैं। इसका मतलब ये संख्या बढ़ सकती है। सरकार पर इस बात को लेकर अभी सवाल उठ रहे थे कि अगर ये घटना 15 जून की रात की है तो आखिर सरकार को 16 जून को यह खबर कैसे पता चली। घटनाक्रम बता देता हूं कि सवाल क्यों उठे। सोमवार रात 12 से 2 बजे के बीच में लद्दाख के गालवन में एक बड़ी घटना घटती है, लेकिन इसकी सूचना देश तो छोड़िए शायद दिल्ली को भी नहीं मिल पाई। मंगलवार दोपहर करीब 12:45 पर खबर आती है कि 3 लोग, जिसमें एक सीओ यानी कमांडिंग ऑफिसर और 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। दोपहर 1 बजे यानी कि घटना होने के करीब 11 घंटे बाद सेना पहला बयान जारी करती है और कहती है कि हाँ, हमारे कर्नल समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठक करके 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हैं। विषय होता है कोरोना। देश को बता रहे होते हैं कि मास्क पहनकर आपको निकलना है। इसके बाद रात 8 बजे मुख्यमंत्रियों से बैठक के बाद 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री के घर पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक होती है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो देश के छोटे छोटे मामलों में टांग अड़ाते हैं, वो इस मामले में उनकी भी जिम्मेदारी और ड्यूटी लगाई जाती है कि वो ये पता करें कि रोहित वेमुला की जाति क्या थी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेम्स बॉन्ड इतने घंटे बाद भी ये नहीं बता पाते हैं कि आखिर वहां पर कितने जवान वास्तव में शहीद हुए हैं। रात 10 बजे खबर आती है कि चीन के बॉर्डर पर 20 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ मीडिया में यह भी खबर प्लांट और मैनेज करवाई जाती है कि भारत के सैनिकों ने चीन के 43 सैनिकों को शहीद कर दिया है। जब भारत में खुद वहां के सैनिकों की संख्या अगले दिन देर रात पता चल पाती है, आखिर वो कौन सा सूत्र था जिससे आपने पता कर लिया कि चीन में 43 सैनिकों की मौत हो चुकी है? संभवतः यह खबर इसलिए प्लांट कराई गई होगी ताकि भारत के लोग भारत की सरकार पर ज़्यादा सवाल ना उठा पाएं और वो इसी जश्न में इस गम को कम कर लें कि चीन के हमने 43 सैनिक मार डाले। इसकी पुष्टि चीन ने नहीं की, भारत की सरकार ने भी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की। मंगलवार की रात को ही 10:30 बजे प्रधानमंत्री के घर पर बैठक होती है, लेकिन उसके बाद भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जाता है। इसलिए शायद सरकार अपनी शर्मिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी
क्योंकि 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश में एक जगह में पेट्रोलिंग कर रही भारतीय सेना पर हमला कर दिया था चीनी सैनिकों में, उसमें भी केवल 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। यानी कि 1975 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 65 साल बाद ऐसा हुआ है जब भारत और चीन की सीमा पर भारत के जवान इतनी बड़ी संख्या में शहीद हुए हों। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही कई सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है जब नेपाल, जो भारत का एक अच्छा पड़ोसी देश माना जाता है, वो भी भारत के एक भूभाग पर अपना अधिकार जता रहा हो। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल होती दिख रही है, ऐसे समय में मुझे याद आता है कि काश भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष में होती तो चीन, पाकिस्तान समेत किसी भी देश के ईंट से ईंट बजा रही होती। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय जो लाल आंखों वाला बयान दिया था वो आप सुन लीजिए। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। ये लाल लाल आंखें करने वाले बयान पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब भारत आए तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी पूरी आवभगत की थी। एक तस्वीर आप बगल में देख रहे हैं, तमाम सारी स्कूली छात्राओं को तकरीबन 2000 की संख्या में शी जिनपिंग का चेहरा यानी कि मास्क लगा करके उनका आवभगत की गई थी। एक तस्वीर और बगल में आप देख रहे हैं, इसी झूले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि विपक्ष में रहते हुए चीन को जो आंख दिखाने की बात कर रहे थे वो शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हुए नजर आए। आंकड़ों पर नेशनल जनमत बात करता है तो आपको आंकड़े भी बता देता हूं। 2014 के बाद यानी कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 18 बार मुलाकात कर चुके हैं, भारत और भारत के बाहर। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो अपने इतने संक्षिप्त कार्यकाल में यानी कि 6 साल में ही 5 बार चीन की यात्रा पर जा चुके हैं। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन वो भी 5 बार चीन की यात्रा करने नहीं गए थे। पिछले साल महाबलीपुरम में चीन के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हुई थी। इसलिए लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष में रहते हुए जो बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे, आज उनकी हकीकत क्या है। एक भाषण और आपको सुना देता हूं। वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। 2013 का ये बयान है, सितंबर का। उस समय चीन से, इसकी सेना से भारत की कुछ झड़प हुई थी, कोई हताहत नहीं हुआ था। फिर भी राजनाथ सिंह ने जिस अंदाज में भाषण दिया था वो सुन लीजिए। आज रक्षा मंत्री रहते हुए ये तेवर पूरी तरीके से गायब हैं। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। अब आप इस गोदी मीडिया का दोहरा चरित्र देखिए कि अपने आकाओं के बयान के हिसाब से कैसे ये बदल जाता है। अभी आज तक की एंकर श्वेता सिंह का बेशर्म बयान सुन रहे थे, वो उन सैनिकों के बारे में था जो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर वो लद्दाख की सीमा पर चीन से मुकाबला कर रहे थे। अब मैं इसी इंडिया टुडे ग्रुप के राहुल कंवल, जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, 6 सितंबर 2013 को इन्होंने एक ट्वीट किया था। उस समय भारत का चीन की सीमा पर कुछ तनातनी हुई थी और रक्षा मंत्री हुआ करते थे एंटनी। इन्होंने ट्वीट किया, एंटनी फोल्डेड हैंड्स व्हेन आस्क्ड अबाउट चाइनास लैंड ग्रैब, यानी कि चाइना ने जो कब्जा कर लिया है भारत की भूमि पर, उसके बारे में जब पूछा तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। हाथ उसी तरीके से जोड़े जिस तरीके से उन्होंने चीन के सामने जोड़े होंगे। इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट किया था, आप देख रहे हैं बगल में, उसका हिंदी मैंने आपको बताया। अब वही राहुल कंवल बयान देते हैं, 16 जून को एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कह रहे हैं, एंड उसका बता देता हूं, दिस इज इंडिया वर्सेस चाइना, नॉट बीजेपी वर्सेस चाइना। ये इंडिया वर्सेस चाइना का युद्ध है, बीजेपी वर्सेस चाइना नहीं है। पॉलिटिक्स कैन वेट, राजनीति को इंतजार करना चाहिए।
अब आपका वो ज्ञान कहाँ चला गया? अब आप डिफेंड करने लगे। पहले आप उस समय सरकार पर, रक्षा मंत्री पर सवाल उठा रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि सरकार पर सवाल नहीं उठने चाहिए। ये है आप लोगों का दोगला चरित्र। नेशनल जनमत इस वीडियो के माध्यम से उन तथाकथित सिलेक्टिव देशभक्तों से भी सवाल करना चाहता है जो कहते हैं कि चाइनीज जालरों का विरोध करना, टिकटॉक के ऐप को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देना देशभक्ति है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि तमाम सारे चीनी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करते हो अपने फोन से लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनको आप कब कूड़ेदान में फेंकोगे? कब बड़ी बड़ी गाड़ियां नष्ट करवाओगे? अगर इतना नहीं कर सकते तो इस सरकार से ये सवाल कब करोगे कि छोटे छोटे झालरों का तो विरोध करवाते हो, लेकिन चीनी प्रोडक्ट भारत में आते कैसे हैं? क्या एक सामान्य इंसान, हमारे आपके जैसा कोई व्यक्ति झोला लेकर के चीन जाता है और वहां से ये सामान लेकर के आता है? वो चीनी प्रोडक्ट भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि भारत में उसके निर्यात की अनुमति दी गई है। अगर भारत सरकार चाहती है कि चाइना हमारा शत्रु नंबर 1 है और उसके प्रोडक्ट्स को भारत के लोग इस्तेमाल ना करें, तो उनको भारत में लाना ही बंद करवा देना चाहिए। ये भारत सरकार के हाथ में है। देशभक्ति का खेल मत खेलिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। अपनी रक्षा नीति स्पष्ट करिए, विदेश नीति स्पष्ट करिए। केवल भ्रमण करने से, घूमने से, लाल लाल आंखें देने के भाषण देने से नीतियां स्पष्ट नहीं होती हैं। मोदी सरकार की रक्षा और विदेश नीति का आलम यह है कि उनके विदेशों में भ्रमण को ही ये लोग रक्षा और विदेश नीति दोनों ही मान के चल रहे हैं। यही वजह है कि इस समय पड़ोसी पाकिस्तान से लेकर के चीन और नेपाल सभी भारत के विरोध में खड़े हुए हैं और लगभग तीनों देशों से तनातनी चल रही है। नेशनल जनमत का स्पष्ट मानना है कि युद्ध किसी भी बात का विकल्प नहीं है। पहले भी हम ये मानते थे, अब भी ये मान रहे हैं, लेकिन रक्षा और विदेश नीति स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी बात का समाधान निकालने के कई तरीके होते हैं, केवल भाषणबाजी उसका समाधान नहीं होता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू